So here I was, no, claims. Claims means whenever any damage is caused to property, we go to insurance company, submit claim reports with policy document, and company after a survey, ठीक है, after a survey, company reimburses all the financial losses. उसे कहते हैं claim settlement procedure. Okay, so that is claim settlement, which includes legal expenses, surveyor fees, transport expenses, etc. So that is major expense of insurance company. सबसे बड़ा एक्सपेंस एक कंपनी के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम्स होते हैं. ओके, नाउ ये कैश फ्लो नहीं, ये आपके इसमें नहीं है. जस्ट अ मिनट. ओके, आपको चाहिए तो मैं ओवरव्यू दे सकती हूँ, ऐसे छोड़ने से अच्छा हम इसका ओवरव्यू ले लें. ठीक है, अभी देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ऐसे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है. 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें कैश इक्विवेलेंस और कैश को लिया जाता है सो दैट वी अंडरस्टैंड हमारा जो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं. इसको 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी. आपने इनफैक्ट ये पूरा प्रैक्टिकली किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है. सिर्फ ऑपरेटिंग, आपको ऑपरेटिंग गुड्स जो आप ऑपरेटिंग सेल्स एंड परचेज करते हो बिजनेस से रिलेटेड, कोई कमीशन है या आपको कोई ऐसी सर्विस आपको आपने रेंडर की हुई है जिसमें से आपको कमीशन मिल रही है, ठीक है, या एम्प्लॉयज से कैश मिली आपको, सो दैट इज ऑपरेटिंग. इन्वेस्टिंग मीन्स आपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, थर्ड पार्टी को कोई लोन दिया हुआ है, सो उसमें से आपको इंटरेस्ट मिलना. सो these all will count in investing activity. In financing activity आपके सारे के सारे borrowed funds और proprietor funds, मतलब आपकी कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, डिवेंचर्स इशू किए हैं, लोन्स दिए हुए हैं बाहर, और सॉरी लोन्स लिए हुए हैं, बोरोड लोन्स, हाँ, टेकन लोन्स, टेकन फ्रॉम loans taken from maybe banks, maybe financial institutions, maybe one of your directors. ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगे या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो दोनों यहीं पे इंक्लूड होंगे, विच इज नोन एज फाइनेंशियल एक्टिविटी. नेक्स्ट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, मतलब हम पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस बिजनेस में कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो एप्लीकेबल होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन. रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है आप जब आपको इनकम जनरेट हो रही है ना, ओनली देन यू विल हैव टू रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शंस. ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग इनकम जो अभी इनकम मिली नहीं है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सो बेसिकली सेक्शन सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ये बोलता है. डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किसके बारे में है, इन्वेस्टमेंट्स, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करना. कौन सी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं आपकी, उनका डेट पर्टिकुलर, कब इन्वेस्टमेंट किया था, इंटेंशन क्या था, उसका रीज़न क्या था इन्वेस्टमेंट करने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका नेचर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की हुई है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है. फेयर मार्केट वैल्यू उसकी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि अभी करंटली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, और मार्केट वैल्यू भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. मार्केट वैल्यू मतलब ओपन मार्केट में अगर मैं ये एसेट को बेचने जाऊँ तो कितना मुझे इनकम उसमें से जनरेट होगा, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू. ठीक है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. ये सब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है. नेक्स्ट होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग. अब देखो अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए होते हैं ना, जैसे आपका एक सेगमेंट है जो मार्केटिंग सेगमेंट है. सेगमेंट मतलब आप डिपार्टमेंट पकड़ लो. एक सेगमेंट है आपका जो परचेज एंड सेल्स को देखता है. ठीक है, तो जो जो आपके सेगमेंट्स बने हुए ना अलग अलग,
उनके अलग अलग एक्सपेंसेस, अलग अलग इनकम्स, आपकी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज, सेगमेंट वाइज। तो आपको क्या करना पड़ता है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इज ऑफ दिस स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की कैसे इंफॉर्मेशन मुझे फिनेंशियल फॉर्मेट्स में दिखानी है, कैसे उसके परफॉर्मेंस को शो करना है, कैसे उसके रिस्क एंड रिटर्न्स को एक्सेस करना है, मतलब चेक करना है, और टू मेक मोर इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट द एंटरप्राइज एज अ होल। मतलब पूरे कंपनी के बारे में जजमेंट बिठाना कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है उसका। तो आपको क्या बनाना पड़ता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। मतलब इन शॉर्ट आप इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट का अलग रिपोर्ट बनाते हो, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाते हो उसकी पूरी। लाइकवाइज आप दूसरा सेगमेंट है तो उसका पूरा एक अलग रिपोर्ट बनेगा। लाइकवाइज ऐसा थर्ड आपका सेगमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है, तो उसकी पूरी एक अलग रिपोर्ट बनेगी, उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम्स, सब कुछ आप उसको सेपरेटली डिस्टिंग्विश्ड वे में दिखाओगे, सेपरेट वे में दिखाएंगे। ठीक है, ये टाइप्स दिए हुए हैं क्या क्या, मतलब उसमें कंटेंट में इंक्लूड होता है। बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, जब बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईच ऑफ द डिपार्टमेंट्स। जोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है, जब आपके एरिया वाइज सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग एरिया वाइज बने हुए रहते हैं। ठीक है, और रिपोर्टेबल सेगमेंट मतलब जिसकी रिपोर्टिंग आपको अलग अलग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से आपकी सेगमेंट्स की हुई हैं, मतलब सेक्शंस बने हुए हैं। एंटरप्राइज रेवेन्यू, एंटरप्राइज रेवेन्यू मतलब जो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का इनकम जनरेट होता है फ्रॉम सेल्स टू द एक्सटर्नल कस्टमर्स, उसी से ही तो पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सो उसे कहते हैं एंटरप्राइज रेवेन्यू सेगमेंट। नेक्स्ट होता है सेगमेंट रेवेन्यू। देखो एंटरप्राइज रेवेन्यू बोले तो पूरी कंपनी एज अ होल, लेकिन सेगमेंट रेवेन्यू बोले मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का इनकम कितना हुआ। ठीक है, वैसे ही होता है सेगमेंट एक्सपेंस, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट का एक्सपेंस कितना हो रहा है, और उसके जरिए आप निकाल पाओगे, मतलब सेगमेंट रेवेन्यू में से सेगमेंट एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा रिजल्ट प्रॉफिट है कि लॉस है। सेगमेंट एसेट्स होते हैं, सेगमेंट लाइबिलिटीज होते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा एसेट्स ज्यादा हैं कि लाइबिलिटीज ज्यादा हैं। ठीक है, सेगमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है और कंसोलिडेट करना पड़ता है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सेक्शन 17 में लिखा हुआ है। सेक्शन 17 आपको इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में भी तो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी फॉलो करना पड़ता है। अब आते हैं हम मेन, हमारा जो मेन है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, कैसे इसकी ऑडिट की जाती है। सेक्शन 11 में बताया हुआ है इसकी ऑडिटिंग के लिए। ठीक है, सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने, सेपरेट फॉर शेयर होल्डर, सेपरेट फॉर पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, सेक्शन 12 किसके बारे में बात करता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड रेवेन्यू अकाउंट। और अगर कोई ऐसा है कि आपने एक अलग स्टेटमेंट बनाया जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, जिसमें सारे एप्रोप्रिएशंस दिखाए हैं, जैसे जैसे प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व एक्सेट्रा, तो उसको भी रिवील करना जरूरी है, मतलब उसको भी ऑडिट करना आपको जरूरी है। पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंडर में, वो ही एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है फॉर ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। और क्या ऑडिटर की ड्यूटीज होती हैं, टू चेक पीएनएल, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सब बराबर है कि नहीं है, कंफर्मिटी में है कि नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, receipts and payments have been made according to the provisions of relevant laws। statutes मतलब laws होते हैं, मतलब जो पर्टिकुलर लॉ जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मेंटेन किया है कि नहीं किया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ फेयर व्यू कि नहीं, मतलब आपको चेक करना है, इट गिव्स अ फेयर व्यू, इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा एरर एंड फ्रॉड तो नहीं है उसमें।
इट इज ऑल्सो एन ऑडिटर्स ड्यूटी। दस इन एडिशन, मतलब ओवरऑल आपको पूरा ऑडिट करना पड़ता है अकाउंट्स को। ये सब चेक करने के लिए आपको तो ओवरऑल ऑडिट करना पड़ेगा ना, बैलेंस शीट का, पीएनएल का, रेवेन्यू अकाउंट का। सो आपको एवरीथिंग हैज टू बी ऑडिटेड। You need to audit every statement of account, that is balance sheet, P&L and revenue account, so that you can decide, you can report uh, on a judgment, not on a judgmental basis but on एक्चुअल बेसिस। मतलब आपने वाकई में जो चेक किया उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट बन सके। और उसी रिपोर्ट पे तो हम गवर्नमेंट, पब्लिक, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटा सब उसी पे ही तो डिपेंड होते हैं। वही तो रिपोर्ट से पता लगता है कि कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है, एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं कि नहीं है, कंपनी बराबर से काम चेक कर रही है कि नहीं कर रही है, पैसे कहीं गलत जगह पे तो नहीं लगाए हुए। ठीक है, अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे। ओके, देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट्स बनाए गए थे 2015, अगर उसमें कुछ नहीं बोला है तो कंसर्न्ड कंपनी अपने हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, देखो। द इंश्योरेंस लॉस एक्ट 2015 is silent as far as the procedure for the appointments of auditor of insurance company is concerned। मतलब अभी तक तो वो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप अपॉइंटमेंट कैसे करो ऑडिटर की, तो आप अपने हिसाब से उसको, ऑफ कोर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो। लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है उसमें कुछ ऐसे। 2015 का जो एक्ट बनाया गया था इंश्योरेंस लॉस का, उसमें से स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ऑडिटर ऐसे ऐसे अपॉइंट करना है। देयरफॉर जो कंपनी एक्ट के 2013 के रूल्स हैं वो ही एप्लीकेबल है, सेम। मतलब कुछ अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं है, जो पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए हुए कंपनीज एक्ट 2013 के, वो ही एप्लीकेबल होंगे। किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। पैनल बिठाया जाता है एक ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए। कौन सा पैनल? आईआरडीए से रिकमेंडेड किया हुआ पैनल। पैनल मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जिसमें डिसीजन लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ ऑडिटर इज सूटेबल फॉर कंपनी। ठीक है, ऑडिटर को प्रपोज किया जाता है। फ्रॉम दिस पैनल, इस पैनल में से ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। फिर इस पैनल में जो डिसीजन होता है उसके बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है शेयर होल्डर्स के साथ, जिसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऊपर प्रपोज किया था कि ये पर्टिकुलर ऑडिटर है जो हमारी कंपनी के लिए बेटर है। अब हम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं किसमें? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट, आईआरडीए फॉर्मुलेट करता है सारे डिटेल्ड नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द पैनल। मतलब आईआरडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये पैनल को सेटअप करने की। One of the committees of IRD has recommended that each insurer, हर एक company should have at least 2 joint auditors for each financial year। मतलब एक ऑडिटर से काम नहीं चलेगा ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। सो एटलीस्ट 2 जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड नो वन ऑडिट फर्म शुड कंटिन्यू एज अ जॉइंट ऑडिटर फॉर मोर देन 5 years। मतलब जॉइंट ऑडिटर को 5 years तक आप अपॉइंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, ये तो पता है आपको। स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो आपको लगता है ये मेन ऑडिटर ऑफ जनरल इंश्योरेंस एंड इट्स सब्सिडरीज एंड द डिविजन्स इज मेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग। कैग जो है सीएजी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं उनके ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कौन? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ India। Is it clear now, everybody? यहाँ तक कुछ डाउट है? Yes, is it clear? Okay. अब है ना, आप यहाँ आ जाओ सीधा। इंटरनल कंट्रोल वही है जो हमने बैंकिंग में पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल, अब ये इंटरनल कंट्रोल आपको पता है ये क्या होता है? मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। जब कंपनी का इंटरनल स्टाफ ऑडिटर के साथ मिलकर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं।
बाय रिड्यूसिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल करना। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल। तो ये इंटरनल कंट्रोल फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम लगना चाहिए। अंडर राइटिंग, मतलब जब आप अंडर राइटिंग किसी को किसी को अंडर राइटर एज एन अपॉइंट करते हो, सो दैट वो आपको अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करें, मार्केट में आपका आपका जो बिजनेस है उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है, जो आपकी पॉलिसीज बेचने में मदद करता है, उसे कहते हैं अंडर राइटर। तो उसके लिए कमीशन होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो जो गाइडलाइंस होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आपको पता लग जाता है। प्रीमियम, प्रीमियम मेन आपका इम्पॉर्टेंट इनकम होता है आपका बिजनेस का, इंश्योरेंस बिजनेस का सबसे मेन, बिजनेस का मेन इनकम होती है, आपकी सबसे बड़ी इनकम होती है प्रीमियम। तो इसमें तो आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, सो दैट टू चेक प्रॉपर कैलकुलेशन हुई है कि नहीं, प्रॉपर टाइम पे प्रीमियम कलेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, कौन से कस्टमर से कितना प्रीमियम अप्रोप्रिएट मैनर में कैसे लेना है, किस मोड में लेना है, चेक में, कैश में, वो प्रॉपर अकाउंटिंग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ये, मतलब पता लग जाएगा कि कोई एरर एंड फ्रॉड है कि नहीं है। ठीक है, एरर फ्री एंड फ्रॉड फ्री करने के लिए उसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लाया जाता है। ठीक है ना। कमीशन, कमीशन भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है कंपनी का। ऑफ कोर्स इसमें से कुछ इनकम भी जनरेट होती है, बट आपको ये देखना है कि यू हैव टू एंश्योर दैट कमीशन इज पेड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, 15% इज टू बी पेड टू द एजेंट्स कमीशन के नाम पे, उससे ज़्यादा नहीं आप पे कर सकते हैं। ठीक है, री इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉपरली कैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर कैलकुलेशंस हुई हैं नहीं हुई हैं। ठीक है, यू हैव टू एंश्योर दैट ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ करेक्ट अमाउंट्स फॉर री इंश्योरेंस ईडेड, प्रॉपर वैल्यूएशन की जा रही है एसेट्स की, री इंश्योरेंस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, एडहेरेंस टू लीगल प्रोविजंस, एडहेरेंस मतलब फॉलो कर रहे हैं सारे लीगल लॉज, प्रोविजंस मतलब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। क्लेम्स, क्लेम्स हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस, वो भी तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट ओनली लीगली लायबल क्लेम्स आर पेड। मतलब कोई जानबूझ के जिसने आग लगाई है हम उसके क्लेम सेटल कर रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। फिर तो हर कोई अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपनी फैक्ट्री को आग लगाता रहेगा और उसको क्लेम सेटल होकर मिलता रहेगा। तो लीगली लायबल जो क्लेम्स हैं वो ही सेटल हो रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए। आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं सारी फैक्ट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, वो सब आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अप्लाई करना होता है, सो दैट यू आर एश्योर्ड ऑफ वॉट एवर इज बीइंग रिकॉर्डेड इज ट्रू एंड फेयर। ठीक है, जनरल ऑडिट प्रोसीजर, एक मिनट देख लेते हैं कितना है जनरल ऑडिट प्रोसीजर। ये एक पॉइंट है हमारी। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑडिट ऑफ मेजर आइटम्स, यहाँ से हमारा वो शुरू हो रहा है जो मैंने आपको बताया था ना। जैसे बैंकिंग में कैसे किया था, शेड्यूल वाइज, पहले कैश, पूरे एसेट्स की लाइबिलिटी, पूरे एसेट्स की ऑडिट कैसे करनी है, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ की ऑडिट कैसे करनी है, यहाँ से वो शुरू हो रहा है। जितने भी आपके मेजर आइटम्स हैं उनकी ऑडिट कैसे करनी है, मतलब पहले बताया है प्रीमियम क्या होता है, और फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ऑडिट करने के लिए, प्रीमियम में क्या क्या ऑडिट करने का, जो मैं बोली थी ना खुद की पॉइंट्स में बनाने का, ये वापस वही शुरू हो गया। फिर क्लेम्स, उसने बताया है क्लेम्स में क्या क्या आप ऑडिट कर सकते हो और क्या मेथड है उसको वेरीफाई करने का, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरीफाई करने की। क्लेम्स के बाद है कमीशन, कमीशन के बाद होगा बेनिफिट्स पेड, शेड्यूल नंबर 4 अगर आपको याद हो तो। ये अभी तक क्लेम्स का ही चल रहा है, क्योंकि क्लेम्स में री इंश्योरेंस बिजनेस भी आता है ना, इसके लिए क्लेम्स में इतनी सारी पॉइंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ऑडिट करने का, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट को कैसे ऑडिट करने का। फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब थर्ड पॉइंट है हमारी ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड देन अवर चैप्टर इज ओवर।
तो अभी बोलो आपको कल करना है कि अभी करना है ये सब? यू वांट टू कंटिन्यू और कल करना है? मैम कल करते हैं। कल करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। मैम कल करते हैं। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे भी नहीं चाहिए कि आप पूरा आज कंप्लीट करके और आपके बाउंस चला जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जनरल, एक मिनट, हाँ ये कहाँ तक हमने, हाँ यहाँ से शुरू करना है ना अपने को। जनरल ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। सो जनरल ऑडिट प्रोसीजर, फिर उसके बाद ऑडिट कैसे की जाती है मेजर आइटम्स की, मतलब शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 4 तक, प्रीमियम, क्लेम्स, कमीशंस एंड बेनिफिट्स पे, इसके बारे में हम कल करेंगे। और फिर ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है जो, उसके बारे में भी कल करेंगे। तो 3 मेजर हेडिंग्स हैं जो हमको कल पूरी करनी है। इज दैट ओके? ओके मतलब मैम। कल मतलब सैटरडे ना, क्योंकि कल तो फ्राइडे मेरा लेक्चर आपकी क्लास में नहीं होता है। सो सैटरडे आई थिंक हम लोग ये पूरा कर सकते हैं। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो मेरे ख्याल से ना फिर सैटरडे को हमारा लेक्चर कितने बजे होता है? 9 o'clock ना। सो ठीक है, सैटरडे को मिल सकते हैं हम, पूरा हो जाएगा सैटरडे को, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके